हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी मैथमेटिक्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सम नंबर 100 तक किया था, तो चलिए 101 देखते हैं। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, बीसी इज पैरेलल टू ईएफ, सीडी इज पैरेलल टू एफजी, AE is to EB is 2:3. Angle BAD, this entire angle is 70 degree. Angle ACB is 105. Angle ADC is 40 degree. And AC is bisector of BAD. BAD का bisector AC है सबसे पहले, तो ये 70 था, तो ये 35, ये 35 हो जाएगा बिकॉज AC bisector है। कोई डाउट है? Angle BAC will be equal to CAD equals to 70 by 2, that's 35. Why? Because AC is a bisector. Prove that, क्या बोला है? Triangle AEF and triangle AGF are similar. Find AG is to GD, AG is to AD. Area of triangle ACB is to area of triangle ACD. Area of quadrilateral ABCD is to area of triangle ACB. बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत सारे स्कूल ने ये क्वेश्चन दिया है। देखिए सबसे पहले इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रूफ सिमिलर। तो दो एंगल होने से हो जाएगा हमारा काम। नाउ लुक केयरफुली, EF इज पैरेलल टू BC, मतलब ये वाला एंगल सेम होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, ये सुनो। तो एंगल AFE इज इक्वल टू ACB इक्वल टू 105 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सुनो। तो ये हो गया 105, ठीक है। अब देखिएगा ये 35, ये 105, तो ये कितना होगा, आराम से निकल जाएगा। एंगल AEF इज इक्वल टू 180 माइनस 105 माइनस 35, बिकॉज ये तीनों मिला के 180 होता है। सो दैट्स हाउ मच, दैट्स 40 डिग्री, ये 40 निकल गया। कम टू दिस ट्राइंगल, FG इज पैरेलल टू CD, मतलब ये एंगल इक्वल होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा। एंगल AGF इज इक्वल टू AGF इक्वल्स टू ADC इक्वल्स टू 40 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चेक कर लो। अब क्या हुआ, इस ट्राइंगल का दो एंगल तो इक्वल है। देखो 35 35 40 40, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। प्रूव्ड एंगल एग्जाम से। देखिए क्या लिखी है, in triangle AEF and triangle AGF, ध्यान से देखना, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल GAF 35 डिग्री, ठीक है। एंगल FEA इज इक्वल टू एंगल FGA 40 डिग्री, implies triangle AEF is similar to triangle AGF by angle axiom। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि भैया ये पहला पार्ट जो था हो गया हमारा। ये कैलकुलेशन याद रखिएगा। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, AG is to AD। देखिए ABC ट्राइंगल देख रहे हो, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है और एक साइड के आप पैरेलल एक साइड बना रहे हो, इधर वो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो दो साइड है AB और AC, ये जो डिवाइड हुआ है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है। मतलब ऐसा था ना, याद करो, ABCDE, if DE is parallel to BC then AD by DB is will be equal to AE by EC। एक तो था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC EF is parallel to BC, which means by BPT, basic proportionality theorem, we can say AE by EB is equal to AF by FC is equal to 2 by 3। चेक कर लो, सही है। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, यहां भी सेम लॉजिक, FG इन ट्राइंगल, देखिएगा ध्यान से, इन ट्राइंगल ACD FG
इज पैरेलल टू सी डी। इसका क्या मतलब है? ए एफ बाई एफ सी जो हम लोग निकाल चुके हैं, ए एफ बाई एफ सी विल बी इक्वल टू ए जी बाई जी डी विच इज 2/3, विच मीन्स ये 2:3 है। अब ए जी को मान लेते हैं, देखो ए जी इज टू जी डी क्या निकला है? 2:3 निकला ये। अब आप ए जी को मान लीजिए 2x, तो जी डी क्या होगा? 3x। तो ए डी क्या होगा? चेक करो, 5x होगा ना। अब रेशियो निकालते हैं, ए जी इज टू ए डी इज 2x इज टू 5x, 2:5। अच्छा, आंसर ना रेशियो फॉर्म में लिखना, 2/5 मत लिख देना, वो लोग नंबर काट लेंगे आपका। तो ये भी निकल गया, ए जी इज टू ए डी भी निकल गया आपका। सही है, मैं ये क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। अब क्या बोला है? अब बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए सी बी एंड ए सी डी। अब देखो ध्यान से देखो, बीच बीच लाइन भूल जाइए। तो ये जो ट्राइंगल है ये दोनों दे आर सिमिलर। कैसे? ये 105, ये 30, तो ये कितना होगा? ऑफ कोर्स 40 है कि नहीं? 105 35, तो ये 40 होगा। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी 40 डिग्री 35 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए डी सी 40 डिग्री, है कि नहीं भाई? यानी दो एंगल इक्वल हो गया तो वो सिमिलर हो गए। देखो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एंगल रेशियो। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो अगर तुम निकालोगे तो वो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए डी का होल स्क्वायर, बी सी बाई डी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। चेक करो, ए सी ए सी, ए सी बाई ए सी 1 होता है, मतलब दिस बाई दिस इज 1, विच मीन्स एरिया ऑफ, आंसर क्या लिखेंगे? ये दोनों कट गया ना भाई, 1 आ गया तो 1 स्क्वायर 1 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज 1:1। डन, क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये तो निकल गया हमारा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी पूरा का इज टू एरिया ऑफ ए सी बी। बड़ा इजी है। तो मान लो इस ट्राइंगल का एरिया x है, 1:1 अंदर, इसका भी x होगा, तो पूरे क्वाड्रिलैटरल का क्या होगा? क्वाड्रिलैटरल का एरिया होगा x प्लस x 2x। तो रेशियो क्या बोला है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, एरिया ऑफ ACB विच इज 2x इज टू x। मैंने ACB को x मान लिया, तो ACD का भी एरिया x होगा ना, दैट इज 2:1। डन, वो तो देखने में पता चलेगा 1:1 है, तो अगर पूरा फिगर से कंपेयर करोगे एक पोर्शन को तो 2:1 होगा। क्लियर है? चलो 100 ये 101 था भाई, 102 देखते हैं। अब चलिए 102 देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है। इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इज 70 डिग्री एंड ए सी बी इज 50 डिग्री। Given O is the center of the circle and PT is the tangent to the circle, then calculate the following angle CBT। CBT मतलब ये वाला एंगल, ठीक है? CBT पूरा एंगल, सॉरी CBT ये पूरा एंगल, ठीक है? पहला पार्ट। दूसरा BAT, BAT मतलब ये वाला एंगल, मान लेते हैं X। PBT, PBT, PBT मतलब ये y, ठीक है? PBT। देन APT, APT मतलब ये वाला XYZ मैंने मार्क कर दिया है, उसे आपको निकालना है। देखो सबसे पहली बात, CT एक डायमीटर है, तो डायमीटर किसी भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं CBT इक्वल्स टू 90 डिग्री? यस और नो?
एंगल एट अ सेमी सर्कल, एंगल एट अ सेमी सर्कल। आप डायमीटर से कहीं पर भी एंगल बनाओ सेमी सर्कल पे तो वो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। सेम लॉजिक अप्लाई किया हम लोगों ने, ये डायमीटर है, आप सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे बनाओ, ठीक है। अच्छा, तब तो y निकल जाएगा आराम से, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो 70 प्लस y इक्वल्स टू 90, एंगल एट अ सेमी सर्कल, तो y क्या होगा 20, y मतलब एंगल PBT। ये तो निकल गया, बड़ा इजी था, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये भी निकल गया हमारा, ये भी निकल गया, BAT, BAT मतलब ये एंगल बोला निकालने ना, ठीक है। तो ये पूरा एंगल तो 90 है, एंगल एट अ सेमी सर्कल, ये एंगल मिल जाएगा हम लोग को, तो काम हो जाएगा। ट्राइंगल ABC देख रहे हो, ट्राइंगल ABC ध्यान से देखो, 50 डिग्री एंगल C प्लस ये 70 डिग्री एंगल B 70 डिग्री प्लस BAC 180 डिग्री होगा ना एंगल, सम प्रॉपर्टी। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 होगा, तो एंगल BAC इज 180 माइनस 120 दैट्स 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये पूरा 90, ये 60, तो x क्या होगा 90 माइनस 60, x इक्वल्स टू 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। x क्या था भाई, x था आपका BAT, मतलब ये निकल गया 30 डिग्री, डन। अच्छा, APT, APT मतलब ये वाला एंगल, अच्छा इसको कैसे निकाले ना, लिखो भैया, दिस इज ये 30 है, लिख दे रहा हूं मैं, ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये 70 था, ये कितना है 20 है, आपको ये एंगल बोला है, ओके। नाउ दिस एंगल इज, दिस एंगल देखो ध्यान से, 30 डिग्री इज A प्लस Z, ये तो आपको पता है, तो A निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा क्लियर। अच्छा, ABT इज 20, ABT इज 20, ध्यान से देना, तो ABT इज 20, तो कहना इसे ACT वो भी 20 होगा, देखो ध्यान से देखो, ABT इज 20, तो ACT भी तो 20 होगा, सेम सेगमेंट में है, मतलब ये पूरा 50 है, ये 20 है, चेक करो, ACT ABT ये 20, ये 20, ये पूरा 50 है, तो ये कितना होगा 30 होगा ना। एंगल TCB, एंगल TCB 30 होगा, 50 माइनस 20। अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, ध्यान से, एंगल BTX मान लेते हैं, एंगल BTX विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये आपका टैंजेंट, ये आपका कॉर्ड, कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में ये एंगल है, ये एंगल, ये कॉर्ड जो ऑपोजिट सेगमेंट में एंगल बनाएगा वही होगा इक्वल, तो बी कितना इक्वल होगा 30 डिग्री के, कैन राइट बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, रीजन लिख देना। अब ये 30 मिल गया, ठीक है, ये एंगल तो आराम से मिल जाएगा, बोलो कैसे, ये पूरा 50 है, तो ये पूरा 130 होगा, बोलो क्यों, क्योंकि ATBC साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ATB is 180 minus 50, opposite angle in a cyclic quadrilateral are supplementary, तो ये हो गया 130, ये हो गया 130, ठीक है। अब तो हो जाएगा यार, ये 160 है तो ये निकल जाएगा, ये सुनो, ये 160 है, यहाँ से यहाँ तक 160 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो A क्या होगा, A प्लस 160 इक्वल्स टू 180, यानी कि A होगा 20 डिग्री, A कितना होगा 20 डिग्री। अब Z प्लस 20 इक्वल्स टू 30, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, तो Z कितना होगा 10 डिग्री। और भी बहुत तरीके से हो सकता है ये सम, मैंने वन ऑफ द वे दिखाया है। और याद रखना कि जब सर्कल का सम हो तो जितने एंगल्स आप निकाल पाओ, जो उन्होंने निकालने नहीं भी बोला है, तो वो आप आराम से रिलेट कर पाओगे एक दूसरे को,
ठीक है, वो इजी होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए 103 करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC सच दैट BC इज 8, AC इज 10, एंगल ABC इज 90। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, 8 से ज़्यादा है वो। BC मैंने बेस रखेंगे, BC मेजर किया 8, उस लाइन सेगमेंट में 8 सेंटीमीटर काट लिया। तो ये हो गया B, ये हो गया C। ओके, अब क्या बोल रहा है, एंगल ABC इज 90 एंड AC इज 10। तो पहले एंगल बना लेते हैं B पे जस्ट अ सेकेंड, एक सेमी सर्कल बनाया। दिस इज माई 60, 120 एंड दिस इज माई 90 डिग्री आर्क। अब 90 डिग्री बना लेते हैं बी पे, जस्ट ठीक है, 90 डिग्री बन गया। अब क्या बोला है, AC 10 है, तो मैंने AC मेजर यहाँ पे किया कंपास से, C पे रखा, काट दिया, तो यहाँ पे A आ गया। देखिए एग्ज़ाम में ना आपके आर्क बड़े इंपॉर्टेंट है, वो दिखने चाहिए सही से। तो ये हो गया मेरा ABC, ट्रायंगल बन गया ABC। अब क्या बोला, कंस्ट्रक्ट एन इन सर्कल टू द ट्राइंगल, मार्क द सेंटर एज I। इन सर्कल के लिए क्या करते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो चलिए C में एंगल बनाया, एंगुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ मैं, तो C का एंगुलर बाइसेक्टर बन गया। ध्यान से देखिएगा, एंगुलर बाइसेक्टर। चलिए B का भी एंगुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। ये एंगल दिया हुआ है, एक यहाँ पे आर्क काटा, एक इस पॉइंट से, एंगल से आर्क काटते हैं एंड पॉइंट से। तो ये 2 हो गया एंगुलर बाइसेक्टर। अब एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलता है वहाँ वो होता है मेरा इन सेंटर I। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे BC पे। कैसे, I पे कंपास, हाउ टू ड्रॉ द इन सर्कल, लुक केयरफुली, और BC को 2 जगह हम आर्क कट करेगा, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। यहाँ से एक आर्क ऊपर, यहाँ से भी एक आर्क ऊपर। ये परपेंडिकुलर बनाना ज़रूरी है, शॉर्टकट मत यूज़ करिएगा वरना एग्जामिनर मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया I से ऑन BC। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर IM है, तो यही IM आपका रेडियस है। तो I पे रखो कंपास, M पे रखो पेंसिल और घुमा दो। ठीक है, मेरा देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही साइड टच कर रहा है, AC को टच नहीं कर रहा है और AB के पार हो गया। ऐसा हुआ है बिकॉज ड्यू टू दिस स्पेस क्रैम्प हो गया हम, तो सही से बना नहीं पा रहे। आप सही से बनाओगे तो आराम से बनेगा। तो ये आपका इन सर्कल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द इन रेडियस। तो यही IM क्या है, देखो 2 अराउंड 2 ही तो दिखा रहा है भाई, या अराउंड 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम द वर्टेक्स C टू द इन सर्कल। C से टैंजेंट, मान लो ये पॉइंट में टच कर रहा था, तो यही होगा, सपोज ये CK था, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ टैंजेंट। उसका क्या बोला है, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम द वर्टेक्स C। ठीक है, मार्क पॉइंट PQR where the incircle touches the side AB, BC and AC। यानी कि ये वाला साइड P, ये वाला Q लेते हैं, M नहीं Q लेते हैं, और ये R, जहाँ पे सर्कल ट्राइंगल के तीनों साइड्स को मीट कर रहा है। मार्क पॉइंट PQR where the incircle touches the side AB, BC and AC of the triangle respectively। राइट द रिलेशन बिटवीन RIQ मतलब ये एंगल, ठीक है, और QCR ये एंगल। अब देखो CQ टैंजेंट है, CR टैंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, सप्लीमेंट्री होंगे ना। सो दे आर सप्लीमेंट्री, यू ऐड देम एंड गेट 180। क्लियर है।
तो चलिए, ये था 103। नेक्स्ट हम 104 देखते हैं। चलिए 104 देख लेते हैं। द डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ कंस्ट्रक्शन यूनिट वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। क्लास 1 वेजेस दिया हुआ है 425, 475, 525, 575, 625 एंड 675। थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, वो ठीक कर लेना। फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद CI बनाना पड़ेगा आपको। एंड फाइंड मोडल वेज बाई प्लॉटिंग अ हिस्टोग्राम। तो ये आपको ग्राफ में करना, मैं आपको बोर्ड में कर रहा हूँ, हिस्टोग्राम इजी होता है। सबसे पहला काम है CI निकालना। देखिए CI कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। CI कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क दिया, CI कैसे निकालेंगे, कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस निकालिए। 475 माइनस 425 डिवाइड बाई 2। सुनिए, कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस निकालिए, बाई 2 करिए। तो ये हो गया 50, 50 बाई 2, 50, 50 बाई 2, 25। अब लोअर लिमिट के लिए क्लास मार्क से 25 माइनस करेंगे और अपर लिमिट के लिए उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये 450, 500 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये 500, 550 हो जाएगा। ये 550, 600 हो जाएगा। ये 600, ये 650 हो जाएगा। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लास, ये बड़ा प्यारा समझा। क्लास मार्क्स से आप क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे। कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लास मार्क ले लो, उनका डिफरेंस डिवाइड बाई 2, 25 आ रहा है। लोअर लिमिट के लिए दिस माइनस 25 और अपर लिमिट के लिए दिस प्लस 25। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद CI एंड फाइंड मॉडल वेज। मोड निकालने बोला है, मैं रफ में डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, एक स्केल अपना ले लेना, स्केल नहीं दिया होता यहाँ पे। पहले किंग ले लेना, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 400। मान लो मैं 2 सेंटीमीटर को 50 यूनिट ले रहा हूँ। ठीक है, दिस इज 450, 500, 550, 600, 650, 700। ठीक है, किंग लेना, बिकॉज 400 से स्टार्ट करो। यहाँ पे हाईएस्ट है आपका 17, तो दो करके ले रहा हूँ मैं। 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट ले रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। आप 2 सेंटीमीटर को 4 यूनिट भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन द ग्राफ। आपका ग्राफ कैसा दिया हुआ है। ठीक है, 2 mm ग्राफ ही देगा आपको। ओके, चलो अब 400 टू 450 कितना है, 6। सो एक वर्टिकल टावर बनाएंगे 6। ठीक है, उसके बाद है 12, 450 टू दिस इज 12। उसके बाद है 15, 14 और 16 के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद है 15 के बाद है 17, 16 और 18 के बीच में होगा। उसके बाद है 7 यहाँ पे होगा, 6 और 8 के बीच में। उसके बाद है आपका, एक मिनट गया ये 7, फिर 13। ये था आपका 650 टू 700। 13 आपका है यहाँ। देखिए बन गया 400 टू 450, 6। उसके बाद 12, उसके बाद 15, 17, 7, 13। अब मोड कैसे निकालते हैं, जो सबसे टॉलेस्ट है उसका एंड को ज्वाइन करते हैं, कुछ जो साइड है उसके एंड से, और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। मैं रफ में बना रहा हूँ, आप फेर बनाना, एकदम सही आंसर आएगा। फिर ये दोनों जहां मीट कर रहा है वहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे आएगा। मैंने रफ में बनाया है, तो मेरा राउंड अबाउट 560 आ रहा है। ठीक है, राउंड अबाउट। आप एक बार जब फेयर में ग्राफ बुक के साथ करोगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। मैंने लिख दिया है 560। ठीक है, ग्राफ में करोगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 105। चलो 105 देखते हैं। अ बैग कंटेन 13 रेड कार्ड्स, 13 ब्लैक कार्ड्स, 13 ग्रीन कार्ड्स। ईच सेट ऑफ कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 13, मतलब 1 से लेके 13 तक नंबर किया गया है। फ्रॉम दीज कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ग्रीन कार्ड? तो ग्रीन कार्ड आने के क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स, दैट इज टोटल करोगे तो 39 आ रहा है, 39 यानी कि 1/3। ऐसे आंसर मत छोड़ना, मार्क्स कट जाएगा, रिड्यूस करना होगा। नंबर बी, अ कार्ड विथ एन इवन नंबर। देखो अब 1 से 13 तक कितने इवन नंबर्स आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12। 6 कार्ड ऐसे होंगे इसमें जो इवन होंगे, 6 इसमें होंगे जो इवन होंगे, 6 इसमें होंगे जो इवन होंगे, मतलब इवन 18 कार्ड होंगे। इवन कितना होंगे? 18 कार्ड। फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 39। अभी तो कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल होगा सॉरी, 3 6 टाइम्स, 3 13 टाइम्स। दैट्स योर आंसर। अ रेड और ब्लैक कार्ड, अ रेड और ब्लैक कार्ड विथ अ नंबर विच हैज मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या है यहाँ पे? 3 6 9 12। यहाँ पर भी वही है, 3 6 9 12। तो 4 इसका 4 इसका, 8 कार्ड आ सकता है, टोटल 39। सो दैट्स योर प्रोबेबिलिटी। ये बड़ा इजी था यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, 106 करते हैं। चलो 106 देख लेते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन यूज अ ग्राफ पेपर, स्केल 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट। मतलब ये 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट होगा, ठीक है। 2 mm का ग्राफ में प्रैक्टिस करना तुम लोग, along both y axis and x axis. Plot the point A 2,2. Plot the point A 2,2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिया करो। And B 6, -2. B 6, -2. This is 6, -2. ठीक है, ओके। In the graph and answer the following. Reflect point A, point A जो था मेरा 2,2, रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन ओरिजिन टू पॉइंट डी। तो ये डी बन जाएगा, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी -2, -2, मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, ये डी बनेगा -2, -2। डन, पहला पार्ट डन। रिफ्लेक्ट पॉइंट ए ऑन द लाइन y = -2, y = -2 to point C and write down the coordinate of point C. y देखो दो तरीका है, एक तो अगर किसी को पता है कि y समथिंग हो तो किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, सिंपल सा बात है। x कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ वॉट एवर इट वॉज ओवर हियर, मतलब -4, यानी कि C होगा 2, -6, 2, -6 यहां पे आ जाएगा। ये हो गया आपका C 2, -6। और अगर ये नहीं आता है तो y = -2 कौन सा लाइन है? ये लाइन है, यहां से यहां 4 यूनिट, तो यहां से यहां 4 यूनिट नीचे आएगा। अगर ये नहीं है तो ऐसे ही लिख देना, डायरेक्ट मिलेगा आपको मार्क्स, ठीक है। चलो ये हो गया ABCD, ठीक। फाइंड अ पॉइंट P ऑन CD, ऑन CD। CD को ज्वाइन कर लो, CD को ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक है। फाइंड द पॉइंट P ऑन CD विच इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन x = 0, x = 0, राइट इट्स कोऑर्डिनेट। देखो मेरा तो यहाँ ये निकल रहा है, ये पॉइंट x = 0 मतलब y एक्सिस। तो अगर तुम 0, मेरा यहाँ पे निकल रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली, अगर तुम देखो 0, -4 को क्या बोला है, x = 0 मतलब y एक्सिस में अगर तुम रिफ्लेक्ट करोगे तो ये अनचेंज रहेगा ना, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट चेंज होता है, ये सब तो ये तो अनचेंज रह जाएगा P, मतलब P होगा आपका मेरे हिसाब से 0, -4, ठीक है। राइट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर ABCD। देखो एग्जाम के टाइम में स्केल से मेजर कर सकते हो आप, या देख के ही पता चल रहा है कि ये ऑल द साइड्स आर इक्वल, इट हैज टू बी अ स्क्वायर, और डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होगा। अगर अनइक्वल होता तो रोम्बस आता, तो ये मेरा स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है।
Write the coordinate of the point of intersection of the diagonal. Point of intersection of diagonal. तो ये हो जाएगा 2, -2. ग्राफ के हिसाब से देखो, नहीं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, बीडी का मिड पॉइंट होगा, ऐसे भी कर सकते हैं. 6 - 2/2 यानी कि 2 -2 -2. ठीक है, मिड पॉइंट निकल गया. ये आपका डायगोनल है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स का कोऑर्डिनेट है. ठीक है, चलो 106 हो गया, बड़ा ही प्यारा सा होता है. 107 देखते हैं. चलो 107 से देखते हैं. ये भी आपका ग्राफ में ही दिया हुआ है. फॉर दिस क्वेश्चन यूज द ग्राफ पेपर, स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट. देख लेना ध्यान से, प्रैक्टिस कर लेना. 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट. ठीक है, प्रीवियस वाला 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट था. अच्छा, प्लॉट पॉइंट ए 0,3. ये पॉइंट ए होगा 0,3. बी 4,0. ये पॉइंट बी है 4,0 ऑन द एक्सिस. सी 6,2. 6,2 लगभग यहां पे है. सी 6,2. अच्छा, एंड डी 5,0. 5,0 यहां पे है. डी आपका है 5,0. फिर से मैं पढ़ लेता हूं. A 0,2, B is 4,0, C is 6,2 and D is 5,0. Reflect the point as given below and write the coordinate. A को x एक्सिस पे, A पॉइंट को x एक्सिस पे, यानी कि A क्या था आपका 0,3 और ये बन जाएगा A डैश 0,-3. यहाँ पे A डैश आ गया 0,-3. कोऑर्डिनेट लिख दिया करो. B को y एक्सिस पे, B क्या भाई, B है आपका 4,0 ना, 4,0. तो y एक्सिस में ये B डैश बन जाएगा क्या -4,0. मतलब B डैश यहां पे आएगा -4,0. y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया. रिफ्लेक्ट C क्या भाई हमारा, C है हमारा 6,2 ऑन x एक्सिस. तो C डैश बन जाएगा मेरा 6, -2. C डैश मेरा हो जाएगा लगभग यहां पे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. C डैश 6, -2. डन. ठीक है. D remains invariant when reflected on the line whose equation is. D है कहां पे, D आपका x एक्सिस पे है जिसका कोऑर्डिनेट है 5,0. तो इसको इसी एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो वही पॉइंट मिलेगा. देखो ये इनवेरिएंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. बिकॉज x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, तो 0 का क्या होगा, 0 ही रहेगा. ठीक है, सो x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y = 0. ये मांग रहा था. D remains invariant when reflected on the line. The line is x axis whose equation is y = 0. Join point A, B, C, D. A, B, C, D, C dash, B, A dash, P dash, A. ठीक है, एंड नेम द क्लोज फिगर B, C, D, C डैश. तो ये जो क्लोज फिगर है आपका, इसको देखो, ये क्वाड्रिलैटरल है पहली बात तो. ठीक है, क्वाड्रिलैटरल है, ये 4 साइड है. एक एंगल 180 से ज्यादा है, रिफ्लेक्स है, तो इसको हम लोग कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं. स्पेशल नाम है. कितने बच्चे एरो हेड भी लिखते हैं, लेकिन बेटर होगा आप अगर कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल लिखो, इससे पूरा श्योरिटी कि आपको मार्क्स मिलेगा. डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं 108. चलिए 108 करते हैं. द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. 30 to 40 8, 40 50 14, फिर 12, फिर 17, फिर 20, फिर 26, फिर 13, फिर 10. यूज द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. रिप्रेजेंट्स द अबव डिस्ट्रीब्यूशन बाय एन ओजाइव. पहले कर लेते, ओजाइव बना लेते हैं. ठीक है, उसके बाद का बाद में देखते हैं. देखिए पहले CF निकालो. 8. ठीक है, 8 plus 14 that's 22 if I'm not wrong. 22 plus 12 34. 34 plus 17 51
51 plus 20, 71. This is 97. 110. This is 120. ठीक है, तो y एक्सिस में 120 तक जाना है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. ग्राफ देखिएगा, यहाँ पे स्केल तो दिया हुआ नहीं था, तो आपको अपना स्केल लेना होगा. यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 10 यूनिट ले लिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर 20 ले लेना. ठीक है, फिट हो जाना चाहिए, देख लेना. 120 10 लेके किया और फिट नहीं हुआ तो 20 लेके करो, 2 सेंटीमीटर 20 ले लो. ठीक है, अच्छा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा एज एन ओजाइव. तो ठीक है, 40 पे 8 लगभग यहाँ पे है. ठीक है, 50 पे 14, 50 पे 14, 60 पे 12. हाँ सॉरी 50 पे CF मार्क करेंगे ना भाई, 8 था. 50 पे 22 है, 50 पे 22, 60 पे 34, 70 पे 51, 80 पे 71, 90 पे 97. रफ बना रहे हैं. ठीक है, 100 पे 110 और फिर 120. ठीक है, इसको जोड़ देंगे. रफ हैंड से जोड़िएगा, स्केल मत यूज करिएगा तो नंबर कट जाएगा. इसको फिर ये प्रीवियस इंटरवल से जोड़ देंगे. ये आपका ओजाइव आ गया. अच्छा, फाइंड द फॉलोइंग ऑन द ग्राफ ड्रॉन मीडियन वेज. मीडियन, पहले मीडियन कैसे निकालते हैं. मीडियन के लिए हमें ये n है आपका, n/2th टर्म देखना पड़ता है, यानी 120/2 60th टर्म आपको मीडियन देगा. 60 मतलब यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस एंड देन कम डाउन. तो लगभग 74, मतलब मीडियन कितना है 74. चलो ठीक है. परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन ₹84, ये आपका वेजेस है. ठीक है, बोला 84 मतलब राउंड अबाउट यहाँ पे 84 से ऊपर कितने लोग कमा रहे हैं परसेंटेज. तो 84 यहाँ पे आपका, इससे हम लोग ऊपर जाएंगे. ठीक है, देखो मैं रफ में कर रहा हूं, तुम लोग स्किल से करोगे तो बड़ा बढ़िया आएगा. ठीक है, अब इससे ऊपर जाओगे, 84 से ऊपर जाओगे, फिर यहां से एक लाइन आएगा. जस्ट अ मिनट. या ठीक है, तो मेरा तो राउंड अबाउट 90 आ रहा है. आप ग्राफ में करके देख लो, बेटर होगा. तो इतने लोगों को ज्यादा पैसा मिला है, ये सुनो, मतलब 30 पीपल, 30/120 into 100, दैट इज द परसेंटेज, 25%. ठीक है, हालांकि आंसर में देगा 32.5 दिया हुआ है. ग्राफ से करोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो परफेक्ट आएगा आंसर. ये थोड़ा सा नीचे होगा शायद. ठीक है, तभी 32.5 आ रहा है. क्लियर है, मैंने रफ में किया इसलिए परफेक्ट मेरा नहीं मिल रहा है. इसको और थोड़ा नीचे करोगे ना तो शायद आपका आ जाए. ठीक है, 85 आ गया, ये 35 हो गया, ये 35 हो गया. अब काटेंगे, सपोज 20 से 26 टाइम्स, 25 टाइम्स 6, राउंड अबाउट 5.9 समथिंग आएगा. तो 30, आंसर 32 दिया हुआ है, इससे भी ज़्यादा है. ठीक है, आप ग्राफ में करोगे तो ट्रस्ट मी विल गेट द करेक्ट आंसर. क्लियर है, लेकिन करना कैसे मैं बता दिया आपको. 84 से ऊपर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, तो इतने बंदे आपके ज़्यादा है. Am I clear? अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु अर्न 56 एंड बिलो. तो 56 कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ गए हम. तो इतने बंदे जो है 30, वो जो है वो 56 से कम कमाते हैं. 56 ज़्यादा, इससे ऊपर जाएंगे, इधर आएंगे. ये 30 पे, मतलब इतने बंदे कम कमाते, इतने बंदे ज़्यादा कमाते, मतलब 30 पीपल. ये आपका पार्ट 2 था, 30% आ रहा था अराउंड, और ये आपका पार्ट 3 था 30. क्लियर है.
ग्राफ में करना एकदम परफेक्ट आएगा। आई जस्ट शो यू द वे हाउ इट इज डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये भी आपका बड़ा इजी है, देखने से तो लग रहा है। 9 देख लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ पहले से दिया हुआ था और स्केल भी दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर 10 यूनिट है, 10 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट है। ये 5 स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये हाइट है। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, मार्क पढ़ रहा था, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ग्राफ। देखो आपका सी आई एफ सी एफ तीनों निकाल लेते हैं। सी आई क्या है, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 to 160 एंड 160 to 170। फ्रीक्वेंसी सही से डायग्राम देखो जो दिया हुआ है आपका ग्राफ, वहां पे देखना ये 6 होगा, सही से देखना। 5 के बाद 2 स्मॉल बॉक्स है और 2 स्मॉल बॉक्स बन के 1 स्टूडेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 6, ये 29, 34, ये मैंने मेजर कर लिया। ठीक है, ये 12। ठीक है, आप सही से देखो, यही मिलेगा आपको। तो सी एफ क्या होगा, 6 प्लस 29 35, 35 प्लस 34 69, 91 और ये 103। चेक करो, सही है, देख लेना। 6 35 35 69 91, ठीक है, 103, सही है। क्या बोल रहा है, पहला पार्ट तो हो गया ये ए। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अरे भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 103 है, तो खत्म, तो 103, ये भी हो गया। ठीक है, नंबर सी, द मोडल हाइट, तो मोड कैसे निकालते हैं, यहाँ ये सबसे लंबा ये था ना, ये यहाँ से नीचे आएंगे, देखो 143 144 143 लिख रहे हैं। नंबर डी, द डिफरेंस इन द मोडल हाइट एंड द मीन हाइट इफ द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज 145.5, 145.5 मतलब वही आपका मीन है, तो माइनस कर दो 145.5 माइनस 143 यानी 2.5 सेंटीमीटर, ये डिफरेंस होगा। सही है, एकदम सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 110। चलो 110 देख लेते हैं। मैंने पहले से सम सॉल्व कर लिया है, बिकॉज थोड़ा सा लेंथी सम है, कैलकुलेशन भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि टुडे इज ऑन ऑफर, एक बोर्ड लगा हुआ है दुकान के बाहर, पर स्टेशनरी शॉप, 5% डिस्काउंट ऑन बल्क बाय ऑफ 1 डजन पेन, 10% डिस्काउंट ऑन 20 पेंसिल एंड रेनबो कवर नेशनल नोटबुक सेलिंग एट ₹50 प्रीमियम, यानी कि जितना प्राइस है उससे 50 रुपये ज़्यादा में बिक रहा है वो, ड्यू टू हाई डिमांड। चेतन एंटर्स द शॉप टू बाय द फॉलोइंग आइटम्स, पेन 1 डजन खरीदा 5 रुपये करके, पेंसिल 20 पीस खरीदा 7 रुपये करके, और रेनबो कवर नोटबुक 5 पीस खरीदा है। अब देखो पेन का प्राइस दिया हुआ 5 रुपया एक पेन का, तो 1 डजन का कितना होगा 60, उस पर देखो डिस्काउंट दिया हुआ 5%, तो डिस्काउंट निकाल लिया हम लोगों ने 5% ऑफ 60, और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा 60 माइनस 3, याद रखते हैं। अच्छा उसमें 18% जीएसटी है, 18% जीएसटी भी निकाल लिया हम लोगों ने, 10.26, पेन का पूरा खत्म। पेंसिल देखो 20 पेंसिल है 7 रुपये करके, मतलब टोटल प्राइस 150 है, उस पर डिस्काउंट है 10%, तो 14 रुपीज़ का डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 126, 140 माइनस 14, इस पर जीएसटी चढ़ेगा 12%, 15.12। ठीक है, रेनबो कवर नोटबुक 200 रुपया ईच, मतलब 1000 रुपीज़, प्रीमियम है 50 रुपया, मतलब 5 का 250 रुपीज़, मतलब प्राइस हो गया 1250। इसमें डिस्काउंट है नहीं, इसमें डायरेक्टली जीएसटी चढ़ेगा 12%, 12% ऑफ 1250 इज 150। डन, टिल हियर डन। अब पढ़ते सवाल। The shopkeeper handed over the bill to Chetan saying that he has given further discount 2% of the total bill. Chetan became so happy that hearing after discount about the discount that he did not check the bill until he reached home. शॉपकीपर ने बोला भैया इसके ऊपर जो बिल हुआ है इस पर हम 2% डिस्काउंट और देते हैं। बंदा खुश हो गया, बिना बिल चेक के चला गया। He later found out that though shopkeeper has given 2% discount, he had also charged uniform 18% GST। प्रॉब्लम यहाँ पे सबका जीएसटी अलग अलग था, लेकिन उसने 18% सब में ले लिया।
कैलकुलेट द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा? प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 57, 126, 1250। यहाँ पे तो डिस्काउंट था ही नहीं, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1433 आया। दूसरा, टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय चेतन इंक्लूडिंग जीएसटी विद करेक्ट रेट्स। यहाँ पे जीएसटी 10.26 है, यहाँ पे 15.12 है, यहाँ पे जीएसटी 150 है। तो ये 1433 प्लस ये जीएसटी को ऐड कर देंगे हम, ठीक है, यानी 1608.38। टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय चेतन इंक्लूडिंग जीएसटी विद करेक्ट रेट्स। एक्चुअल अमाउंट चार्ज बाय द शॉपकीपर। अब शॉपकीपर ने क्या बोला कि भैया हम आपको जो भी बिल होगा, अब देखो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये था, ठीक है, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये था, उसमें क्या किया, उसने जीएसटी लिया 18% सब में, तो 18% ऑफ 57, 18% ऑफ 126, 18% ऑफ 1250 प्लस द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये आ रहा है 1690.94। इसमें बोला वो, क्योंकि 18% फ्लैट लिया था, तो तीनों में 18% लेंगे प्लस द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ये जो बिल आया 1690.94 का, जो करेक्ट नहीं था ऑफकोर्स, इस पे वो बोला 2% और डिस्काउंट देंगे, तो 2% इस पे डिस्काउंट आपका होगा 33.8188। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा? दिस माइनस दिस विच इज 16757.1212, तो 12 लिखेंगे हम लोग रुपीस, और पैसा हमेशा दो डिफरेंट प्लेसेस देते हैं हम लोग, 1657.12। दैट्स योर आंसर। एक्चुअल अमाउंट चार्ज बाय द शॉपकीपर, मतलब शॉपकीपर ने ज़्यादा चार्ज कर लिया, ये करना था ये कर लिया, क्योंकि इसने 18% सब में ही जीएसटी कैलकुलेट किया। डिड द शॉपकीपर ओवरचार्ज चेतन? डेफिनेटली। जस्टिफाई योर आंसर बिकॉज in the original case the rate of GST in two of the cases were less than 18%, but he calculated 18% on all the three cases. So what happened? 12%, 18%, 6% ज़्यादा कैलकुलेट किया ना वो, तो ज़्यादा बिल बना। क्लियर है?